सूबा सिंध की नुमाइंदगी की थी उस इजलास के अंदर और सिंध का मौक़िफ़ रखा था कि सूबा सिंध के अंदर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा पोटेंशियल है। हमारी झिम्पीर में, ठट्टा में, जामशोरों की साइड पे हमारे पास विंड कॉरिडोर भी मौजूद है और सोलर भी हमारे पास है, कोयला भी हमारे पास है, तो क्यों ना इन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आता कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्यों वो इन मामलात को उस तरीके से नहीं देखती जो उसका पोटेंशियल जिस तरीके से देखने की ज़रूरत है। जो दूसरा अहम इशू था वो था कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर पोजीशंस हैं जिसके ऊपर पहले माजी में कतगन थी कि ये फ़लाँ ग्रेड का बंदा ही उस पोजीशन पर अपॉइंट हो सकता है। तो आज काबीना ने ये भी फ़ैसला किया कि उन पोजीशंस को फ्लोटिंग कर दिया जाए, यानी कि कोई पोजीशन 21 ग्रेड की नहीं होगी, वो 20-21 की होगी, यानी कि 20 ग्रेड का अफसर भी उस ओहदे पर लग पाएगा, ताकि हमारे पास जो एक शॉर्टेज है अफसरान की, चूँकि वफाकी हुकूमत से उतने अफसरान सूबा सिंध को नहीं मिल रहे, तो हम उस सिचुएशन को भी केटर फॉर करने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि इन पोजीशंस को फ्लोटिंग कर दिया जाए। पाकिस्तान के देरीना दोस्त मुल्क चीन को एक ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करने की भी मंजूरी दी गई। माजी में फ़ैसला हो गया था, आज उसकी रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की गई थी और काबीना ने इस बात का इरादा किया कि चीन से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखे थे और बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब सीपेक की शक्ल में मौजूदा सिचुएशन में आगे लेके गए। तो जो कुछ भी सिंध हुकूमत को करना पड़ा, सिंध की आवाम को करना पड़ा चीन के साथ अपने रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, ताकि सिंध के शहरियों को आसानी से वीज़ा मिल सके, वो फैसिलिटेट हो सके। जो सिंध में बिजनेसमैन बसते हैं, हमारे सनतकार बसते हैं, उनको आसानी से वीज़े मिल सके, तो इसलिए वो ज़मीन क्लिफ्टन के एरिया में उनको देने की मंजूरी दी गई। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इजलास मुनक्किद हुआ था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से। मैंने उस इजलास के बाद कोई ब्रीफिंग तो इस्लामाबाद में नहीं रखी थी, लेकिन चूँकि मीडिया में कुछ ऐसी बातें गई हैं जो कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब हैं, गलत हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए मैं आज सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने एक बार नहीं कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा है कि हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने को तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन कानून के मुताबिक होने चाहिए, आईन व कानून की रोशनी में होने चाहिए, कानून के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का पहले भी ये मौक़िफ़ था, जब तक सेंसस का इशू रिज़ॉल्व नहीं होता तब तक नई हल्का बंदी नहीं हो सकती। आप सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक तरफ़ा तौर पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में फ़ैसला किया कि उन मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया जाए। वो सेंसस जिसकी मुखालफत सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी कर रही थी, GDA भी कर रही थी, लेकिन उन मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया। CCI ने, वज़ीर आला सिंध ने अपना डिसेंटिंग नोट उसमें जमा कराया, उसके बावजूद उन्होंने सेंसस रिज़ल्ट को नोटिफाई किया। सिंध हुकूमत उस सेंसस रिज़ल्ट से मुत्तफ़िक नहीं थी। हमने अपना आइनी कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 7 के तहत 154 सब आर्टिकल 7 के तहत पार्लिमान को, यानी कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी ऑब्जेक्शंस पेश की और वो मामला अभी भी पार्लिमान में पेंडिंग है। पार्लिमान ने इस हवाले फ़ैसला नहीं किया। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सिंध हुकूमत ने यही अपना आइनी कानूनी मौक़िफ़ सामने रखा और उनको बताया कि हम तमाम फैसिलिटेशन कोऑपरेशन करना चाहते हैं कि इलेक्शंस मुनक्किद हों, लेकिन उन इलेक्शंस के इनेकाद के लिए ज़रूरी है कि तमाम कानूनी पैरामीटर्स को सही तरीके से फ़ॉलो किया जाए। और जब सूबा सिंध का आइनी कानूनी मौक़िफ़ पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम यानी कि पार्लिमान के सामने पेंडिंग है, तो जब तक पार्लिमान इस हवाले से फ़ैसला नहीं करता तब तक उस मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर आप नई हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आइन के आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 7 में लिखा है कि अगर किसी सूबे को इत्तफ़ाक़ नहीं हो मुश्तरका मफादात काउंसिल के फ़ैसले से, तो वो अपनी कंप्लेन पार्लिमान के सामने दर्ज करा सकता है और पार्लिमान का जो फ़ैसला होगा वो फ़ाइनल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइन पाकिस्तान में दर्ज है, यानी कि पार्लिमान का फ़ैसला फ़ाइनल होगा।
तो जब सेंसस का इशू अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हम कानूनी एतबार से कहते हैं इट हैज़ नॉट अटेंड फाइनलिटी, तो कैसे उन मुतनाज़ा सेंसस के बेसिस के ऊपर आप हल्का बंदियाँ कर सकते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी कि अगर आज आप इस मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर पार्लियामान का फ़ैसला सुने बग़ैर हल्का बंदियाँ कर देते हैं और इलेक्शन के इनक़ाद की तरफ चले जाते हैं, तो करोड़ों रुपए का अखराजात बेर होंगे इस तमाम प्रोसेस में। और अगर लेट से 2 महीने 3 महीने बाद अगर पार्लियामान पाकिस्तान का फ़ैसला करता है कि सूबाई सिंध का मौक़िफ़ दुरुस्त है, कि सूबाई सिंध की आबादी को अंडर रिपोर्ट किया गया है, उसकी रिपोर्टिंग सही नहीं हुई, और वो सेंसस के रिज़ल्ट को कलअदम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन किस तरह हो पाएंगे? फिर उन हल्का बंदियों का क्या होगा? फिर वो जो अखराजात बेर होंगे हल्का बंदियों के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये तमाम गुजारिशात कल हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने कमीशन का इजलास मुनक्किद करेंगे, और मुनक्किद करने के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिंध हुकूमत की गुजारिशात के हवाले से। ये जो कल मीडिया पर ख़बर नशर हुई कि इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया, या इलेक्शन कमीशन ने कहा 120 रोज़ में इलेक्शन करा दें, ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं हुई। बहुत अच्छे माहौल में वो मीटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया सिंध हुकूमत को अपना कानूनी आइनी मौक़िफ़ बयान करने का, और हमारा मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने कहा जी हम अपनी मीटिंग करने के बाद अपना फ़ैसला आपको बताएंगे। तो मैं सिर्फ ये दोहराना चाह रहा था कि हम बल्दियाती इंतखाबात के हक़ में हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए, उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक सेंसस का मामला आइन और कानून के मुताबिक हल नहीं होता। जाम खान शोरो साहब बात करना चाहेंगे इरिगेशन के हवाले से। थैंक यू मुर्तज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध कैबिनेट को मैंने ये अप्राइज़ किया, बताया कि चीफ मिनिस्टर ने जो 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डिमांड की थी कि अप्रैल में सिंध को पानी की शार्टेज 1991 के अकॉर्ड के हिसाब से 22% मिली, और अप्रैल का वो महीना होता है जिस महीने में सिंध में अर्ली खरीफ की हम बुआई करते हैं, और अप्रैल के बाद मई में हमें 38% की शार्टेज मिली अकॉर्डिंग टू 1991 अकॉर्ड के हिसाब से, और अप्रैल के बाद मई में जून में हमारे पास 27% शार्टेज थी, और जून के बाद जुलाई में 9% शार्टेज थी। सीएम साहब ने डिमांड की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें जो शार्टेज मिली है दूसरे सूबों से ज़्यादा शार्टेज दी गई है सिंध को, और उस शार्टेज की वजह से हमारे पास पूरा खरीफ का सीज़न डिस्टर्ब हो गया है। हमें बदीन वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जो सिंध के टेल एंड के हैं, बदीन राइट बैंक पे हमारे पास लाड़काना, वारे, सांगड़, ये ऐसे जगह हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हुई थी इसकी वजह से, और हालांकि पूरा सिंध अफेक्टेड हुआ है पानी की शार्टेज की वजह से। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डिमांड किया कि अभी अगस्त की एंड में और सितंबर में हमें कंपनसेट किया जाए और पानी हमें ज़्यादा दिया जाए जो पानी हमें कम मिला था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नतीजा ये निकला कि 1,33,000 क्यूसिक पानी चश्मा से आ रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वो पानी कम करके और शार्टेज दी गई और 1,06,000 कर दिया गया पानी, और जिसके बाद ये सिनारियो डेवलप हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस वक्त हमारे कैनाल्स में जो फसलें खड़ी हुई हैं उनके लिए पानी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इस वक्त हमारे पास किंजर झील को जो हम रिचार्ज करते हैं, पानी देते हैं, किंजर झील की जो इस वक्त पोजीशन है वो है 47 फीट, उसको भी पानी देने के काबिल अब हम नहीं रहे। चोटियारू डैम जो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट को, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट को पीने का पानी देगा रबी के सीज़न में, वो पानी हम नहीं भर सके हैं वहाँ पे। तो ये सूरत हाल सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एग्रीवेट हुई और इरसा ने यकतरफा फैसला करते हुए सिंध का पानी 1991 के अकॉर्ड के हिसाब से और कम कर दिया गया है, और जिसकी वजह से जो चंद दिनों के बाद सूरत हाल होने वाली है
वो राइट्स की तरफ जा रही है। सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुजाहरे धरने शुरू हो गए हैं। मैंने कल नवाब यूसुफ तालपुर साहब से भी बात की। नवाब यूसुफ तालपुर साहब पानी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके चेयरमैन हैं, जहाँ पे हमारे मेंबरान जा रहे थे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की काइंडली ये मसला स्टैंडिंग कमेटी के पास उठाएं। कल एक हमने खत आबपाशी डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी आबपाशी ने इरसा को लिखा है, जिसमें ये सारे रिजर्वेशंस बताए गए हैं कि इतनी इतनी शार्टेजेस आप हमें दे रहे हैं, और उसके बाद कंपनसेशन तो दूर की बात चली गई, हमारा जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको भी कम कर दिया गया है। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। हम अपने डैम्स जो हमारे हैं, जो कराची के लिए, उमरकोट के लिए, उनको भर नहीं पा रहे। जो हमारे पास क्रॉप लगी हुई है उस क्रॉप को इस सूरत हाल के बाद पानी देने के लिए नहीं होगा। और जो इरसा ने फिगर्स दी हैं कि नुकसान कितना होगा, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बताई थी बात, मैं भी दोहरा देता हूँ। वो ये फिगर थे कि 1 MF पानी अगर कम होता है, या उस 1 MF पानी की जो कास्ट है वो उसने $1 अरब बताई है। इरसा के चेयरमैन ने 1 MF पानी की जो कास्ट बताई है वो $1 अरब बताई है। अगर कहीं पे 1 MF पानी नहीं पहुंचता तो उसकी कास्ट उसने $1 अरब बताई है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। इस वक्त 2 MF पानी की सिंध को शार्टेज मिल चुकी है। 2 MF पानी जो हमारा हक था, जो 1991 के अकॉर्ड में था, वो 2 MF पानी हमें नहीं दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 300 अरब रुपए का नुकसान सिंध के आबादगारों को, सिंध की आवाम को दे चुकी है इरसा। तो इस सूरत हाल में मैंने कैबिनेट को ये अप्राइज किया कि इस तरह की सूरत हाल है, और उस पर कैबिनेट ने सख्त प्रोटेस्ट का इजहार किया है कि इस तरह की सूरत हाल के ऊपर इरसा से सिंध की कैबिनेट ने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई सवाल है तो है कोई सवाल? अच्छा जाम खान साहब, एक एलिगेशन नसीर हुकूमत पे ये भी लगाया जाता है यहाँ के लोगों का कि भाई वहाँ पर तो पानी मिलता है, कम ही मिलता है, लेकिन जो पानी मिलता है यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक नहीं होती है, और पीपल्स पार्टी अपने लोगों को पानी दे रही है सिंध में, उनके जो मुखालिफिन है उनको पानी नहीं दे रही। देखें, पहला हमारी डिमांड ये थी, ये वो लोग करते हैं जो वफाक के साथ अलायंस के अंदर हैं, सिंध वफाक की गवर्नमेंट के साथ, वो चाहते हैं कि ये इशू डाइवर्ट कर दें। वो डाइवर्शन चाह रहे हैं। ये जो अलायंस में बैठे हुए हैं ये उनसे ये सवाल नहीं करते कि 1991 के अकॉर्ड में जो 4 चीफ मिनिस्टर्स ने ये अकॉर्ड साइन किया था, जो CCI ने ये अकॉर्ड अप्रूव किया था, उसमें सिंध का जो शेयर डिटरमिन किया गया है 33.94 MF, वो सिंध को क्यों नहीं दे रहे आप? पहला। दूसरा सवाल ये है कि वो ये क्यों चाह रहे हैं कि ये डाइवर्शन हो जाए? ये इस वजह से चाह रहे हैं कि वो बेबस है, कुछ कर नहीं पा रहे अपनी कोalition हुकूमत के साथ। मैनेजमेंट इशू है। अगर एक किसी नहर के ऊपर 100 हमारे आबादगार हैं और 100 आबादगारों में आप डिटरमिन किस तरह करोगे कि भाई ये आबादगार हमारा है, ये वोटर हमारा है या ये नहीं है, उसका पानी ये मुमकिन नहीं है। पानी की शार्टेज है। हाँ, एक फिनोमेना है, वो फिनोमेना ये है कि शुरू के आबादगार पानी ज़्यादा ले जाते हैं। वो XYZ किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, जो टेल एंड पे हैं उनको पानी की शार्टेज का सामना करना पड़ता है। ये फिनोमेना है। इसके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है और लेंगे भी सही। लेकिन इस वक्त अवेलेबल हमारे पास पानी जो अप्रैल में आना था, मई में आना था, जून जो बुआई के लिए वही आपने पानी नहीं दिया, तो इस वक्त उनसे हिसाब क्या लें? तो इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो क्राइसिस हमारी वेरी अनफॉर्चुनेटली वो क्राइसिस कुछ मीडिया के चैनल सेंस नहीं कर रहे, और उसको सेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी का इशू एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये एक सिंध कंसंट्रेटेड भी नहीं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस इशू के ऊपर मीडिया इसको ज़रूर उठाए और ज़रूर इरसा से पूछे कि भाई ये पानी की शार्टेज सिर्फ सिंध में क्यों कर रहे हैं आप? डेल्टा की क्या सूरत है जाम खान साहब, वहाँ पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या है वहाँ पे क्या हो रहा है? देखें, 1991 के अकॉर्ड के हिसाब से डाउन स्ट्रीम कोटड़ी 10 MF पानी हर साल जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा। और रिपोर्ट्स ये कहती है 3.2 मिलियन एकड़ फीट समंदर की नज़र हो चुकी हैं। सी इंट्रूजन हो चुका है डिस्ट्रिक्ट बदीन, ठट्टा, सिजावल में। तब भाई इवन
ये कहें कि हमारे जो तल का हेडक्वार्टर्स थे वो पानी के अंदर डूब चुके हैं, ये पानी डेल्टा में न जाने की वजह से। तो मैं ये तो कह रहा हूँ समंदर तो दूर की बात रह गई, अभी हमारे जो फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट थे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की इकानमी में 70% एग्रीकल्चर का इनपुट है, उसमें उन फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी हालत ये है कि उन एग्जिस्टिंग क्रॉप्स को पानी देने की पोजीशन में नहीं होंगे 10 दिनों के बाद। जो हमारे साथ अशर किया गया है, अगर इस हर्षदर्मी पे रहती है तो 10 दिन के बाद सूरत हाल ठीक नहीं होगी। किंजर झील को हम भरने की पोजीशन में नहीं होंगे, चोटियारी डैम को भरने की पोजीशन में हम नहीं हैं, इस वक्त पीने का पानी दे नहीं पाएंगे हम। और सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है नॉन पेरिनियल एरियाज़ के लिए। नॉन पेरिनियल एरियाज़ वो हैं, मैं आपको बता दूं, नॉन पेरिनियल जिनको सिर्फ 6 माह का पानी देते हैं। 6 माह का पानी जिन नहरों को हम देते हैं वो उनको देते ही पानी अप्रैल से लेकर जून जुलाई अगस्त तक है, उसके बाद उनको सिर्फ पीने का उनके पास पानी नहीं है, वो अब अपनी फसल नहीं कर पाए। शबीर, वो जाम खान बता रहे थे ना, आप कह रहे हैं कि डेल्टा की क्या पोजीशन है, जब वैसे पानी नहीं मिल रहा तो डेल्टा तक कैसे पहुंचेगा? असल मुद्दा ही यही है, पानी मिलेगा तो आगे जाएगा ना। और ये एक बार नहीं कई बार इरिगेशन डिपार्टमेंट ये बात कह चुका है कि जो 91 का वाटर रिकॉर्ड है उस वाटर रिकॉर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा। आप सबको पता होगा जो पिछले अटॉर्नी जनरल साहब थे उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें भी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की तायीद की है। तो मैं समझता हूँ टाइम आ गया है कि इमरान खान साहब को फ़ैसला करना चाहिए कि इस तरीके से हक तलफ़ी सूबाई सिंध के साथ नहीं हो सकती, हमारे हारियों के साथ, हमारे शहरियों के साथ नहीं हो सकती। जी सर, 2 सवाल। पहला सवाल है कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी, हैदराबाद में जो पिछले दिनों का सोचनाक वाक़या हुआ था, क्या कोई सर्वे किया उसके बाद वापडा ने कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो, या उसी कंपनसेट क्या हुई, वो केस कहाँ तक पहुँचा, उस बारे में कोई ब्रीफिंग हुई? दूसरा, आप लोगों ने फैसला किया कि फ्लोटिंग करेंगे अफसरान की, 20 से 21 ग्रेड बढ़ा देंगे, लोग तो कोर्ट चले जाएंगे, 20 वाले को हटवा देंगे, 21 वाले को। पहले आपको पता है जो एक लॉ जो पास किया था मुलाजमीन की बहाली का, उसके 10,500 लोग जो है अब उन्हें फारिग करने की बात आई, वो लॉ कोर्ट ने तलदन कर दिया और सब लोग फारिग। तो मुस्तकबिल में अफसरान की बेचैनी कैसे ख़त्म होगी, उसके लिए कुछ काम हो? देखिए, अदालत ही कहती है कि OPS पे तैनाती नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर ग्रेड 20 की पोजीशन है तो ग्रेड 19 का अफसर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये सिंध हुकूमत नहीं कहती है, ये अदालत कहती है। हालांकि दुनिया भर में तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, बट हमारे यहाँ अदालती फैसला ये आ गया कि जी OPS नहीं होना चाहिए। और इसका इतलाक़ भी सिर्फ सूबा सिंध में होता है, बाकी सूबों में जाएंगे तो आपको चेयरमैन PND भी ग्रेड 20 का नज़र आएगा, वहाँ पे 19 ग्रेड के अंदर सेक्रेटरीज भी नज़र आएंगे, लेकिन सूबा सिंध के अंदर चलें प्रॉब्लम होती है। तो ये अदालती फ़ैसलों की रोशनी में, चूँकि आपको इस वक्त एक फुकदान है अफसरान का, जितने नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स हमें वफाक से मिलने चाहिए उतने अफसर नहीं दिए जाते सूबाई सिंध को, तो हम वो ग्रेड 21 की पोजीशन को भर नहीं सकते। तो एक तरफ अदालत कहती है कि OPS नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने अपनी पोजीशन जो है अपने कानून में डिक्लेयर की हुई है कि 21 ग्रेड की पोजीशन है। तो हम पोजीशन को ख़त्म नहीं करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुकूमत 21 ग्रेड का या 20 ग्रेड का जो सबसे अहल ऑफिसर होगा उसको लगा पाएगी। मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। दूसरी बात आपने वापडा के हवाले से की, तो वापडा के बारे में जो इतने सारे वफाकी हुकूमत के तर्जुमान घूम रहे होते हैं, पूरा जुम्मा बाज़ार है तर्जुमानों का, ज़रा उनसे सवाल पूछिए कि वापडा कर क्या रही है। हमारा तो गिला ये है, आप अंदरूनी सिंध जाइए, 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है। और आज इम्तियाज़ शेख साहब ने काबीना को बताया कि कितना बुरा हाल है अंदरूनी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ वापडा को, हेस्को को, सेप्को को अपनी परफॉर्मेंस को मुल्क भर के अंदर बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को तकलीफ़ से हम निकाल सकें। बट अनफॉर्चुनेटली शायद इस वफाकी हुकूमत का महवर जो है लोगों को तकलीफ़ से निकालना नहीं है, तकलीफ़ में धकेलना है, तकलीफ़ में डालना है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी शहर का तूफानी दौरा कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप ही रात को शहर में निकले हुए? मैं तो अरबाब साहब वैसे ही शहर में निकला होता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। तो कल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैंने विज़िट किया था, बिकॉज़ जैसा कि आप सब जानते हैं कि माजी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो सॉलिड वेस्ट के पास नहीं था। हाल ही में वो तमाम कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो कल सॉलिड वेस्ट की एक मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथ, और उन्होंने कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ बैकलॉग क्लियर करने के लिए तय किए थे।
मैं उन एरियाज़ को देखने के लिए गया था और वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट वाले रात को देर में काम कर रहे थे, देर तक काम कर रहे थे, उसको देखने के लिए गया था। बाकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज वज़ीर आला सिंध के साथ कराची का दौरा करेंगे और कराची में जो मुख्तलिफ मकामात हैं उनको जाके उनका जो डेवलपमेंट हुई है उसका जायज़ा लेंगे। जो पिछले 6-8 महीनों में तरक्याती काम किए गए हैं उस पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और क्या नए काम और होने चाहिए, हो सकते हैं, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। देखिए, पीपल्स पार्टी तो अवामी हुकूक़ की मुहाफ़िज़ है, अवामी हुकूक़ की बार बार जंग लड़ती है, तो जो कुछ भी अवामी हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए करना पड़ा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, सिंध हुकूमत करेगी और इंशाल्लाह सिंध की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लास्ट क्वेश्चन। जमाल सिद्दीकी साहब का मैं क्या जवाब दूं? आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा हुई थी कि कितने बच्चों की वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की वजह से अमवात हुई। मैं समझता हूँ जो लोग बार बार ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उनको ज़रा थर जाना चाहिए और थर को जाके देखना चाहिए किस तरीके से माजी के 8-10 सालों में थर के अंदर एक गेम चेंजर रहा है। थर कोल किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने थर कोल के प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया, उससे बिजली पैदा की, नेशनल ग्रिड में उस बिजली को शामिल किया गया जिससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचा रहे हैं। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसला है कि जो रॉयल्टी हमें मिल रही है उस प्रोजेक्ट से जो मिलेगी उसको थर में लगाया जाएगा, उसकी तहसील में लगाया जाएगा ताकि लोगों का भला हो सके। वहाँ पे इस्लाम कोर्ट में लोगों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड की जा रही है। मैं समझता हूँ थर में बड़ा काम हुआ है। जो पॉजिटिव पिक्चर है थर की वो कुछ लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन जो थर के बंदे हैं, जो थर के बासी हैं, जो थर में रहते हैं, उन्होंने वो पॉजिटिव पिक्चर की वजह से आज आप देख सकते हैं कि 2002-2008 में पीपल्स पार्टी थर पार्कर से नहीं जीत पाती थी, हमें जीतने नहीं दिया जाता था, लेकिन 2018 में थर पार्कर की 4 में से 3 सूबाई असम्बली की सीटें हम जीते हैं, 1 सीट हम 1000 वोटों से सिर्फ हारे और दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें हम जीते हैं। ये शो करता है कि थर की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और इसलिए खड़ी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है माजी में थर की आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी हुई थी। आपका हो चुका है ना? उनको 1.5 साल कबल अदालती हुक्म पे निकाल दिया गया था फायर ब्रिगेड के साथ साबित चीज में। अभी भी सेंट्रल फायर स्टेशन में 2 सरकारी घर जो है उनके पास है। इस हवाले से क्या मालूमात है और क्या है? मैं इसको चेक कर लेता हूँ। थैंक यू, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया और अगर आपकी बात दुरुस्त है तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लाहौर में पे दर में वाक़यात हुए खवातीन के साथ, आप देख रहे होंगे पुलिस फेल हो गई है, हुकूमत फेल हो गई है, पीटीआई फेल हो गई, क्या हुआ? मैं समझता हूँ जो लाहौर में वाक़यात हुए हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं, रंजीदा करते हैं हमको, हमारे मुआशरे का एक बड़ा अगली पहलू वो उजागर करते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन हारा कौन नाकाम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपना मौक़िफ़ दिया था ना, शायद वो मौक़िफ़ जीत गया है कुछ लोगों के दरिंदों की निगाह में जो उस मौक़िफ़ से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहैसियत कौम हमको उस स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए। जो लोग इस तरह की दरिंदगी करते हैं उनको कंडेम करना चाहिए और मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा अपने उस स्टेटमेंट को विड्रॉ करें। थैंक यू।